दोस्तों रशिया यूक्रेन वॉर को 3 साल से ज़्यादा हो चुका है और अब तक इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है क्योंकि जितना भी प्रयास किया गया है वो सब विफल हो रहे हैं। ट्रंप की मीडिएशन से लेके यूरोप के सपोर्ट तक, यूक्रेन के अटैक से आईएमएफ की हेल्प तक, हर एक कोशिश को हम आइए इन डिटेल देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। एंड विद दैट वी विल ऑल्सो अंडरस्टैंड व्हाट इज शटल कॉक डिप्लोमेसी, जिसे यूएस रिसेंटली यूज करने वाला है बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन टू सेटल डाउन दिस डिस्प्यूट एंड दिस वॉर। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या यूएसए इस प्रयास में सफल रहेगा और क्या रशिया और यूक्रेन वॉर में एक फुल स्टॉप लगने वाला है। सो मेनी थिंग्स टू अंडरस्टैंड इन दिस लेक्चर, बट बिफोर दैट आई वेलकम यू टू श्रीराम्स आईएएस, सर्विंग द नेशन सिंस 1985। अब ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, वी आर द लाइफलाइन। दोस्तों इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले, मीन्स डिस्कशन को शुरू करने से पहले हम एक बैकग्राउंड समझेंगे। देखो, रशिया को फुल स्केल इन्वेजन किए हुए करीब 3 साल हो चुका है और ओवरऑल इस इन्वेजन के बाद हम देख रहे हैं कि किस तरीके से यूक्रेन के लिए चीज़ें दिन ब दिन खराब हो रही हैं। अब यहाँ जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन के आते हैं तो उन्होंने कहा कि हम कैसे भी करके इस वॉर को रोक कर रहेंगे। अब इसमें कई सारे स्टेप्स लिए गए, उन सारे स्टेप्स को हमें डिस्कस करना है आगे कि क्या स्टेप्स लिए गए थे, लेकिन फिलहाल के लिए ये समझ लो कि अभी करंटली क्या हुआ है कि यहाँ बहुत समझाने के बाद यूक्रेन ने कहा है कि ठीक है, हम 30 दिन के सीज फायर पर एग्री करने के लिए रेडी हैं, मतलब हम 30 डे सीज फायर के लिए ठीक है मान गए। लेकिन रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने फिलहाल के लिए इनडायरेक्टली इसे इनकार कर दिया है। अभी रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप का बात हुआ था पुतिन के साथ टेलीफोनिक कॉल पे, लेकिन जो कुछ भी जिस तरह का कन्वर्सेशन वहाँ पर हुआ माना जा रहा है ये एक फेलियर रहा और यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन ने इनडायरेक्टली से ना कहा है, मतलब उन्हें वक्त चाहिए। इन्होंने कहीं ना कहीं कहा दैट इशूज़ दैट वी नीड टू डिस्कस। तो अल्टीमेटली कुछ चीज़ें हैं जिस के ऊपर मैं अभी भी बात करना चाहते हैं पुतिन, अब वो क्या है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इसके साथ फिलहाल के लिए ये समझना ज़रूरी है कि आखिर क्या ये वॉर सही में रुक सकता है, और इस चीज़ को सही करने के लिए अभी यूएस ने एक नया डिप्लोमेटिक स्टेप लेने की बात की है जिसे कहा जाता है शटल कॉक डिप्लोमेसी। अब ये क्या है हम इन डिटेल अभी समझेंगे। नाउ बिफोर दैट आपको यहाँ पर मैप दिख रहा होगा रशिया का और यूक्रेन का, और इस मैप में ये वो रीजन है जहाँ पर आज के वक्त में रशियन मिलिट्री कंट्रोल कर रही है और रशियन एडवांसेस कंटिन्यूसली यहाँ पर प्रेशर बना करे कि वो कैसे भी करके, खास करके यहाँ पर आप देख सकते हो पोक्रोव की जो रीजन है इसको कहीं ना कहीं वो कंट्रोल करना चाहते हैं, इस पर कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं। अब जाहिर सी बात है ये जो रीजन इन्होंने ऑलरेडी अपने अधीन कर लिया है, जैसे लुहांस हो गया, दोनेस्क हो गया, मारियोपोल हो गया, राइट, मेलितोपोल हो गया, तो ये वो रीजन है जिसकी इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। ये हमने पहले डिस्कस कर रखा है। यहाँ पर आप ऐसा कह सकते हो कि बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर, ट्रिलियंस में हम कहेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिसोर्स, रेयर अर्थ मिनरल्स यहाँ पर ऑलरेडी है एंड ये एक विन विन सिचुएशन है। अगर करेंटली सीज फायर की बात की भी जाएगी तो रशिया कहीं ना कहीं ये सारा वो क्षेत्र ले जाएगा एंड जाहिर सी बात है यहाँ पर यूक्रेन को एक बहुत बड़ा टेरिटोरियल लॉस फेस करना पड़ सकता है। नाउ अब हम समझते हैं कि चीज़ें फिलहाल रिसेंट टाइम में क्या चल रही हैं। देखो, कल 23 मार्च था, यूक्रेनियन डेलीगेशन रियाद में यूएस टेक्निकल टीम से मिली। अब आज का दिन 24 मार्च, जहां पर यूएस फिर से एक अलग रशियन नेगोशिएटिंग ग्रुप से मिलने की बात कर रहा है जिसके लीडर एक पुराने एफएसबी चीफ हैं। अब ऐसा कहा जाता है कि ये एफएसबी चीफ वही है जिनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था 2022 में फुल स्केल इन्वेजन प्लान करने में हेल्प किया था व्लादिमीर पुतिन को इन्होंने। अब यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की ने थर्सडे को कंफर्म किया था कि उनकी कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव सऊदी अरेबिया में यूएस ऑफिशियल से जब मिलेंगे तो उन्हें एक लिस्ट देंगे जिसमें वो सारे की एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर साइट्स होंगे जो उन्हें लगता है कि रशिया को अटैक नहीं करना चाहिए वहाँ पर। देखो, ये वो चीज़ें हैं ना जो इस सीज फायर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। नाउ अब यूएस की जो ये टीम है ये क्या करेंगी, रशियन डेलीगेशन को ये सारा लिस्ट देंगी, ये सारा इन्फॉर्मेशन देंगी अपनी मीटिंग में। अब ये जो डिप्लोमेटिक तरीका है जिसमें एक तरफ दूसरे के बीच के मैसेज को कहीं ना कहीं लेकर दिया जा रहा है और यहाँ पर बीच में जैसे हम देख रहे हैं कि यूएस एक्ट कर रहा है और ओवरऑल ये जो दो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं इस वॉर के, रशिया और यूक्रेन, ये आपस में सामने सामने नहीं बैठ रहे हैं बल्कि बीच में यूएस से इनके बीच में कोऑर्डिनेट कर रहा है ना। ये जो पूरा तरीका है इसे सटल डिप्लोमेसी कहते हैं या कभी कभी सटल कॉक डिप्लोमेसी भी कहा जाता है ना। सटल कॉक डिप्लोमेसी के बारे में या सटल डिप्लोमेसी के बारे में जब हम बात करते हैं, ये एक नेगोशिएशन का ट्रिक है। जब डायरेक्टली जो लोग कन्फ्लिक्ट में हैं वो सामने सामने आकर बात नहीं करना चाहते हैं, यहाँ पर जब डायरेक्ट नेगोशिएशन का बात
नहीं किया जाता है। तो उस सिनेरियो में ये कहीं ना कहीं तरीका बहुत काम आता है। जब दो कनेक्टिंग पार्टीज़ के बीच में डायरेक्ट बात बहुत मुश्किल हो जाए या इम्पॉसिबल हो जाए, टेंशन्स या मिसट्रस्ट या पॉलिटिकल कॉम्प्लिकेशंस की वजह से, तब यहाँ पर एक मीडिएटर आता है। अक्सर कहा जाता है कि किसी कंट्री का डिप्लोमैट या दोनों के बीच में जो कि आना जाना करता है, प्रपोजल्स रखता है और डिमांड्स लेकर आते हैं, और ओवरऑल यहाँ पर नेगोशिएशन करके चीज़ों को सेटल डाउन किया जाता है। ये वो तरीका जिसे हम लोग ओवरऑल सेटल डिप्लोमेसी कहते हैं। नाउ ये तरीका एक्चुअली 1970s के बीच में काफ़ी फेमस था, जब यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हेनरी किसिंगर ने अरब इजरायली जो कन्फ्लिक्ट थी उस बीच में उन्होंने कहीं ना कहीं इसी तरीके को अपनाया था और ओवरऑल पीस डील किया था उस वक्त में, राइट। तो ये काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल तरीका माना जाता है ना। फिलहाल के लिए ये तरीका अच्छा है कि नहीं, या फिर ये कितने हद तक सक्सेसफुल रहेगा, ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि दोनों साइड कितना ज़्यादा सीरियस है सीज फायर को लेकर। अब तक पुतिन का एटीट्यूड और दूसरी तरफ में यूक्रेन की जो जिद है, जेलेंस्की की जो जिद है, इससे लगता नहीं कि चीज़ें बहुत ज़्यादा सही हैं, क्योंकि भाई दोनों के तरफ जब हम देखते हैं तो बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा दिखाई नहीं देती है। तो ये काम करेगा या नहीं, ये तो ओवरऑल हमें 1-2 दिन में पता चल ही जाएगा। बिकॉज इतना एश्योरिटी इसलिए नहीं है क्योंकि अब तक हमने जो कुछ भी देखा है, आई मीन आप जरा बात समझो, एक तरफ रशिया, दूसरी तरफ यूक्रेन, जब भी इन दोनों को साथ लाने की बात की गई, दोनों में से एक कहीं ना कहीं दूर हट गए। और खास करके देखो, जब हमने इनिशियली देखा कि ट्रंप कोशिश कर रहे थे, ट्रंप मीडिएट करने की कोशिश कर रहे थे, तो इनिशियली इन्होंने यूक्रेन को ही दूर रखा था पिक्चर से, तो इस वजह से चीज़ें बिगड़ गई। उसके बाद हम देखते हैं कि जब ट्रंप और यहाँ जेलेंस्की की मीटिंग हुई तो वहाँ पर इतना गर्मा गर्मी हो गया दोनों के बीच कि यहाँ पर ओवरऑल अगेन उस मीटिंग में भी सारी चीज़ें बर्बाद हो गई। वहाँ पर भी यहाँ पर ट्रंप ने कई सारे इल्ज़ाम लगाए जेलेंस्की के ऊपर में कि उन्होंने डिसरेस्पेक्ट किया सच यूएस का। दूसरी तरफ फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर पूरी तरीके से जो वेस्टर्न कंट्रीज़ या वेस्टर्न लॉबी खास करके यूरोप की जो है वो डायरेक्टली सपोर्ट में आ जाते हैं यूक्रेन के, और यहाँ पर ये कहते हैं कि यूएस अब वो लीडर नहीं रहा जो वो था। तो इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलता है। एंड फिर ओवरऑल हालांकि यहाँ ट्रंप और यूएस लगातार कोशिशें करते जाते हैं, सऊदी अरेबिया को इन्वॉल्व करते हैं, और फिर यहाँ पर दोनों के बीच में कहीं ना कहीं एक एक करके बात करके चीज़ों को ठीक करने की बात की गई। अब ये जो ओवरऑल प्रोसेस चल रहा है, इसमें कितने हद तक ये सक्सेसफुल रहते हैं, ये ओवरऑल आने वाले वक्त में हमें पता चलेगा। बिकॉज दुनिया के लिए यही सही चीज़ है कि ये वॉर रुक जाए कैसे भी करके, जाहिर सी बात है इससे नुकसान ज़्यादा हो रहा है ना। वैसे दोस्तों, आपका क्या मानना है इस टॉपिक के बारे में? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेक्चर। एंड इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए डू सब्सक्राइब टू श्रीराम साइंस चैनल अगर अभी तक आपने नहीं किया है। एंड एट लास्ट, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।